नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी। आज आयुष दर्पण के इस 4 बजे के कार्यक्रम में 4 बजने में 1 मिनट है और आज जैसा जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है प्रोफ़ेसर निगम सर का लेक्चर का। सर लगातार पंचकर्म की सीरीज़ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। सर ने मार्च के महीने से लेकर अब तक जितना डिज़ीज़, काय चिकित्सा की हर एक डिज़ीज़ जो भी आपने पूछा, उसके बारे में उन्होंने बताया। सर के हम बहुत-बहुत आभारी हैं कि सर ने इतना समय दिया। मैं खुद सर का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो आपको आयुष दर्पण के फ़ेसबुक पेज पर जो और जो यूट्यूब पेज पर जो 4 बजे के लेक्चर्स हैं, इसको आप बार-बार देखिए। शैलेंद्र ठाकुर जी आप जॉइन हो चुके हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर को इससे पहले स्ट्रीम में लाऊँ क्योंकि आज के बाद सर का व्याख्यान कुछ अंतराल के बाद पुनः हम चाहेंगे कि ये हो। कहीं बाहर जा रहे हैं, कल उन्होंने बताया था। लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि 4 बजे सर के लेक्चर आते रहें। मैं उनके पुराने लेक्चर को जो है मैं ओबीएस स्ट्रीम के थ्रू जो हमने मार्च में स्टार्ट किया था, हो सकता है कि किसी दिन समय का मुझे प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ घर पे रहा, तो मैं सर के वो पुराने लेक्चर जो मार्च से स्टार्ट हुए हैं, वो आपको इसी पर ओबीएस स्ट्रीम से आपको लाइव दिखेगा। हाँ, लेकिन उसमें जो आपको नाम दिखेंगे या जो न प्रश्न आएँगे, वो शायद आपको लगेगा वो लाइव है, पर वो लाइव नहीं होगा, लेकिन आपको रिमाइंड क होता रहेगा वो। सलोनी गुप्ता जी, कृष्णी सागर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर को यहाँ मीटिंग में ले आता हूँ और मैं सर का बहुत-बहुत सर आपका स्वागत है सर, प्रणाम सर। नमस्कार आप सबको। जी, सर शैलेंद्र ठाकुर जी, सलोनी गुप्ता जी, कृष्णा सागर जी जॉइन हो चुके हैं। देखिए 15 लोग जॉइन हो चुके हैं यहाँ। हाँ, ये सब बिल्कुल रेगुलर सुनने वाले हैं और जी, 18 लोग संख्या बढ़ गई देखिए, जबकि नीचे इसी स्ट्रीम पर जो है एक प्रोग्राम आ रहा है गर्भ संस्कार पर ज़ूम पे। ठीक है सर, मैं आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। चलिए। हेलो। जी सर, जी सर। शेयर कर दिया? हाँ, कर दिया सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। आप सबको नमस्कार। लगातार मार्च से हम लोग आपके साथ हैं। आशा है कुछ न कुछ आपको लाभ ज़रूर हुआ होगा। मैं चूँकि बाहर जा रहा हूँ, लौट के आके फिर प्रारंभ करेंगे। तब तक जैसा कि नवीन जी ने बताया, कुछ पुराने जो लेक्चर हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। अभी तक हम लोगों ने पंचकर्म की सभी बातों पर अध्ययन किया और अध्ययन तो करना ही है, आपको ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या-क्या आपके पास होना चाहिए, ब्रोशर आपको कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केटिंग आप नहीं करेंगे, तब तक पंचकर्म हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। आपको सभी अपने क्षेत्र के चिकित्सकों से संपर्क करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हम पंचकर्म सेंटर चलाते हैं, अमुक-अमुक रोग में हम ज़्यादा पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं और हर महीने, 2 महीने या 6 महीने में आप चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें, व्याख्यानों का आयोजन करें और पंचकर्म के बारे में बताएँ, क्योंकि आज शहरों में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी कस्बों में, गाँवों में पंचकर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। उस दृष्टिकोण से ये मैंने व्याख्यान तैयार किया है, ताकि आप अपने साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में ये समझा सकें कि पंचकर्म क्या है और इनको कैसे हम प्रयोग करते हैं, क्या-क्या इनके लाभ हो सकते हैं, क्या विधियाँ हैं, ये सब इस व्याख्यान के अंतर्गत समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। आप पहले ये समझाइए कि जिस प्रकार यूनिवर्स है, हमारा संसार है, यूनिवर्स जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंच महाभूत से बना हुआ है। तो हमारा शरीर भी पंच महाभूत से ही बना है। इस शरीर का नाम पिंड हम कह सकते हैं और यूनिवर्स जो होते हैं, यूनिवर्स माने जो पूरा हमारा संसार है, वो भी पंच महाभूत से बनना है। इसको हम पिंड, ब्रह्मांड, न्याय कह सकते हैं। पिंड स्वरूपी पुरुष और ब्रह्मांड में से संसार। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश
ये प्रकृति से भी संबंधित है, तो जो बाहर है वो अंदर है, ऐसा आप उसको लोगों को समझा सकते हैं। बॉडी यूनिवर्स रिलेशनशिप। Human body is an exact replica of the universe. Both of them are composed of 5 great elements, that is called Panch Mahabhut. This is called as Pind Brahmand Nyaya, law of microcosm and macrocosm. तो इस प्रकार समझाएंगे तो सभी को, जो व्यक्ति हैं, हम रोगी नहीं कहेंगे, समाज है वो समझेगा। ये समझाइए कि हमारा शरीर 2 चीजों से बना हुआ है, एक तो फंक्शनल एलिमेंट्स और दूसरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। फंक्शनल एलिमेंट्स में वात पित्त कफ है, जो शरीर की प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो वात पित्त कफ के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और एक मल भी होता है, यह भी फंक्शनल एलिमेंट है। मल के अंतर्गत फीसिस, यूरिन और पसीने का अंतर्भाव होता है। और ये कहा जाता है कि हमारा शरीर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये हमारा शरीर दोष, धातु और मल से बना हुआ है। ये जब साम्य अवस्था में रहते हैं सब, तो आप स्वस्थ रहते हैं। इनमें वैषम्य होता है तो आपको रोग उत्पत्ति प्रारंभ हो सकती है। ये भी समझाइए कि जिस प्रकार यूनिवर्स को रेगुलेट करने के लिए चंद्रमा, सूर्य और वायु है, उसी प्रकार शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कफ और पित्त, कफ, पित्त और वात है रिस्पेक्टिवली। ये सुश्रुत संहिता कहती है। इस तरीके से आप बॉडी यूनिवर्स रिलेशनशिप के बारे में आप जनता को समझाएं। विसर्गादान विक्षेप है सोम सूर्य अनिला तथा धारयंती जगत देहम कफ पित्ताइला तथा। फंक्शनल एलिमेंट्स। फंक्शनल एलिमेंट जैसे मैंने बताया आपको, वात पित्त कफ है, हम सब जानते हैं आयुर्वेद वाले। लेकिन हो सकता है जो आपके सामने जनता बैठी है वो न समझ पाए, इसलिए उनको ये समझाना चाहिए कि दोष जब अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं या प्रकोपित हो जाते हैं या दूषित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से रोगों की वृद्धि होती है, रोग उत्पत्ति होती है। साज है टेंडेंसी आइदर टू इंक्रीज और टू डिक्रीज। दोष बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और इनकी वजह से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूषित दोष धातु और मल को भी दूषित करते हैं और जिसकी वजह से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वेशेटेड और डिस्टर्ब दोषास डिस्टर्ब धातुस एंड मल रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। सूत्र प्रस्थान 20 चरक में कहा है कि सारे रोग, सारी व्याधियां दोषों के कारण ही उत्पन्न होती है। दोष ही दूषियों को अर्थात धातुओं को दूषित करता है, मल को दूषित करता है, और जिसकी वजह से अनेक प्रकार की रोग उत्पत्ति हो सकती है। आप जनता को समझा सकते हैं कि ऊर्ध्व भाग, छाती के ऊर्ध्व भाग जो शरीर का भाग है उससे कफ ज्यादा होता है, बीच में पोर्शन होता है वो पित्त का होता है, और कमर के नीचे जो पोर्शन होता है वो वायु का स्थान कहा गया है। और इसीलिए कफ की चिकित्सा मुख के द्वारा, पित्त की चिकित्सा विरेचन के द्वारा और वात की चिकित्सा वस्ति के द्वारा करने का प्रावधान है। ऐसी मोटी मोटी बातें हम जनता जनार्दन को बता सकते हैं। उनको समझाइए कि हेल्थ क्या है। हेल्थ यही है जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उनका सामंजस्य हो। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थित्व विधीयते। स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसके वात पित्त कफ और धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और मल के साम्य अवस्था में हो। तो कहा है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगिता। दोष का वैषम्य ही रोग है और इस विषमता का ही हम ट्रीटमेंट करते हैं।
अब आइए, रोगोत्पत्ति क्यों होती है? तो एक स्थूल बात बताइए सबको कि 2 कारणों से रोगोत्पत्ति हो सकती है। एक तो ओवर नरिशमेंट, जब अधिक मात्रा में ब्रह्मण चीजें या तली मली चीजें खाते हैं, ओवर नरिशमेंट करते हैं, अनेक प्रकार के हार्ट डिसीज होती हैं, ओबेसिटी मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज मधुमेह होता है, एक्जिमा, सोरियोसिस, अस्थमा, ऐसे तमाम प्रकार की व्याधियां हैं जो ओवर नरिशमेंट से होती हैं। तो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि हमको लिमिटेशंस में खाना चाहिए, हमको ज्यादा तली मली चीजें, फास्ट फूड ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमें जो रोग है वो हमको ग्रसित कर लेंगे। और दूसरे प्रकार से भी व्याधियां हो सकते हैं, अंडर नरिशमेंट, हम कम मात्रा में खाते हैं, या यूं कहें कि हमें भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, या जो आवश्यक तत्व है भोजन के वो हम नहीं खाते हैं। अब शरीर में जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कई ऐसे रोग हैं, पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, ऐसे रोग उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स, मसल से संबंधित और स्केलेटल से संबंधित अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी अनेक व्याधियां हैं जो कि अंडर नरिशमेंट के द्वारा उत्पन्न होता है। समझाइए कि दोष की उत्पत्ति कैसे होती है, डिसीज प्रोग्रेशन कैसा होता है? तो सबसे पहले अहित आहार विहार का सेवन करने से, और अन्य कारण भी हो सकते हैं, दोषों का संचय होता है जिसको हम एक्युमुलेशन कहते हैं। दूसरी अवस्था प्रकोपावस्था होती है जिसको हम एग्रीवेशन कहते हैं। प्रेशर ओवरफ्लो, स्थान संशय, रिलोकेशन, व्यक्ति मैनिफेस्टेशन, भेद, जब डिफरेंट टाइप के भेद हम लोगों के समझते हैं तब होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये दोष की स्टेट है, डिसीज प्रोग्रेशन है, कैसे रोग उत्पत्ति होती है उसका थोड़ा से झलक आप लोगों को समझाइए। ये भी समझाइए कि डिसीज प्रोग्रेशन होती कैसे, कैसे रोग उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन, आहार प्रक्रिया, आहार अच्छा ले रहे हैं और उसकी पाचन, मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन अच्छा हो रहा है तो रोग उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिया है मेटाबॉलिज्म की, तब तमाम प्रकार के टॉक्सिन शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। सामान्यतः इन टॉक्सिन को जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो मूत्र के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, शोधन के माध्यम से शरीर बाहर निकालते रहता है। लेकिन जब ये शरीर उन तत्वों को, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल नहीं पाता, तब यही मेटाबॉलिक वेस्ट टॉक्सिन्स विभिन्न स्थानों में शरीर के जमा हो जाते हैं। किडनी में जाएंगे टॉक्सिन्स तो किडनी से संबंधित व्याधि, हृदय में जाएंगे तो हृदय से संबंधित, लीवर में जाएंगे तो लीवर से संबंधित, ब्रेन में टॉक्सिन डिपॉजिट होंगे तो ब्रेन से संबंधित, जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं तो संधि से संबंधित, अनेक प्रकार के रोग उत्पत्ति हो सकती है। मूल वो हमारा है पाचन, मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन। यहाँ यदि आपकी गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न होंगे, मेटाबॉलिक जो टॉक्सिन है उत्पन्न होंगे और उनकी वजह से ही तमाम प्रकार के रोग उत्पत्ति होती है। इसलिए समझाएं आप व्यक्तियों को कि आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होना चाहिए ताकि आपका पाचन संस्थान सही हो, मेटाबॉलिज्म भी सही हो। समझाइए उनको कि हमारे आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा है, एक तो शोधन कर्म और दूसरा शमन कर्म। शोधन कर्म का तात्पर्य यह है कि जो अनवांटेड मटेरियल है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, प्रकोपित दोष है, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे सर्जरी में हम किसी अंग को काट देते हैं या जो व्याधि है उसको निकाल देते हैं जड़ से, वैसे ही आयुर्वेद में शोधन की प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत हम पढ़ते आ रहे हैं। उनको भी समझाइए। वमन यानी एमएसएस, उल्टी कराना, ये कफ दोष के लिए प्रधान है।
विरेचन अर्थात पर्गेशन और पित्त दोष, बस्ती यानी एनीमा, हालांकि एनीमा नहीं है, एनीमा बस्ती के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन बस्ती ही एनीमा है ऐसा कहना गलत है, ये बात भी उसके लिए श्रेष्ठ है। नस्य मेडिसिन गिविंग टू नॉस्ट्रिल्स, ये त्रिदोष क्योंकि ग्रीवा के ऊपर जितने भी रोग होते हैं उनकी चिकित्सा नस्य के माध्यम से की जा सकती है, चाहे वो कफज हो, चाहे पैतृक हो, चाहे वातज हो। और चौथा हमने माना है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, और ये ब्लड लेटिंग से रक्त का शोधन होता है, साथ साथ में पित्त दोष का भी शोधन होता है। तो ये शोधन प्रक्रिया है, तो पंचकर्म प्रायशः शोधन है ऐसा आप मान सकते हैं। रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, ये भी बड़ी प्रसिद्ध चिकित्सा है जैसा मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है शमन चिकित्सा, इसको पैलिएशन कहते हैं या पैसिफिकेशन, विपरीत दोषों को उनके ही स्थान में संशमन कर देना औषधियों के माध्यम से, विपरीत गुणों के माध्यम से, और इसकी वजह से वो शांत तो हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा हेतु आ जाता है रोग उत्पादक तो पुनः उनकी उत्पत्ति हो सकती है। नशोद्यति यद्दोषान समानो दीर्यत्तपि समीकरोत विश्वांच तच्च समनम सप्रा पाचन दीपन क्षुद्र व्यायाम तब मारुता है, इनके द्वारा हम संशमन कर सकते हैं, दैट इज पैलेटिव थेरेपी। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म प्यूरिफिकेटरी ट्रीटमेंट है, शोधन की प्रक्रिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देना, और शरीर से मतलब यहाँ माइक्रो एंड मैक्रो चैनल से, टिश्यू से उन दोषों को बाहर निकाल करके शरीर से बाहर निकाल देना, और हमारे शरीर में जो विकृतियां हैं उनको ठीक करना, और इस तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल एलिमेंट्स का इक्विलिब्रियम होता है, साम्य अवस्था आती है इन पंचकर्मों के माध्यम से। एक्शन कैसे है? तो आयुर्वेद में बड़े उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि पंचकर्म की कार्मिकत्व क्या है। जैसा मैंने बताया पहले भी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं, और पंचकर्म के द्वारा माइक्रो से लगाकर मैक्रो चैनल तक, सेल टू सिस्टम तक साफ सफाई करता है, और इट हेल्प्स अर्ली रिपेयर, अगर टिश्यू विकृत हो गए हैं उनको रिपेयर भी करता है, और जो माइक्रो नरिशमेंट है, छोटे से छोटे स्रोतों में माइक्रो नरिशमेंट की वृद्धि भी करता है। इससे एजिंग प्रोसेस रुकती है, बॉडी, शरीर और मन में प्रसन्नता होती है, रिलैक्सेशन होता है, और इससे बायो एवेबिलिटी की वृद्धि होती है, वैदिक क्षमत्व बढ़ता है, और अनवांटेड जो सब्सटेंस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। हाउ इट वर्क्स, तो मैंने बताया आयुर्वेद में उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जैसे किसी पात्र में पहले स्नेह लगा दिया जाए, फिर उसमें पानी भरा जाए और पानी को वापस निकाला जाए तो पानी चिपकता नहीं है, पूरा बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार जब हम शरीर में आभ्यंतर स्नेह पानी अभ्यंग करते हैं तो दोष क्लिनित होकर के बिना चिपके हुए स्रोतों में, बिना चिपके हुए कोष्ठ में आते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। स्निग्धाद पात्रयाद यथा तोयम अत्नेन प्रुद्धते कफादयः प्रुद्धन्ते स्निग्धाते तथा औषधयः। उसी प्रकार जब स्वेदन की प्रक्रिया की जाती है तो क्लिनित दोषों को लिक्विफाइड करने का काम करता है स्वेदन कर्म, और जिसके वजह से लिक्विफाइड होने से वे दोष बाहर निकलते कोष्ठ में आते हैं, बाद में हम पवन विरेचन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आद्रम काष्ठम यथा अग्नि विसेंदेत सर्वथा तथा स्निग्धस्य वै दोषान स्वेदो विसेंदेत तिस्रान। यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो कभी गीली लकड़ी को जलाइए, एक सिरे से जलाएंगे तो पीछे के सिरे से पानी चू चू कर निकलेगा। ऐसा ही शोधन के माध्यम से स्रोतों से अनवांटेड मटेरियल चू चू करके कोष्ठ में आते हैं और बाद में हम पवन विरेचन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तीसरा एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी में भिगोते हैं, फिर उसमें थोड़ा गर्म पानी डालते हैं ताकि मैल ढीला हो जाए, और बाद में फिर हम
डिटर्जेंट से उसको साफ करते हैं और फिर बाद में अच्छे पानी में साफ करके उसको पूर्णतः साफ किया जा सकता है। वैसे ये शरीर है, इसमें दोषों को क्लीनित करने के लिए, ढीला करने के लिए स्नेहन कराते हैं, उनको पिघलाने के लिए, दोषों को बाहर निकालने के लिए स्वेदन करते हैं और बाद में पवन विरेचन के द्वारा दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है। कृष्णम वासो यथोत्क्लेश मलः संशुद्धते अमृता, स्नेह स्वयदोष तथोत्क्लेश शोधते शोधने मलाहा। इन 3 उदाहरणों के द्वारा आचार्यों ने पंचकर्म के कार्मुकत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया है। साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ पंचकर्म, ये बहुत जगह कार्य हो रहा है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में इससे संबंधित रिसर्च कार्य हो रहे हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन हो रहा है और जो पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो अपने-अपने जो रिसर्चेस जो विषय चुनते हैं वो भी पंचकर्म से संबंधित अधिक होते हैं और उनके पेपर भी अनेकों जगह पब्लिश हो गए हैं। आज पंचकर्म की किताबों का भी अंबार है, लगभग 50 किताबें। ये तो 15 बुक बहुत पहले मैंने लिखा था, अब तो 50 किताबें उपलब्ध है जो कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो काफी विकास पंचकर्म का हुआ है। पंचकर्म के द्वारा इम्यूनिटी से संबंधित इम्यूनिटी कंप्रोमाइज डिसऑर्डर्स, इनको हम ठीक कर सकते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, ये समझाइए कि आजकल एलर्जिक डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत होते हैं। इन एलर्जिक प्रॉब्लम को पंचकर्म के द्वारा ठीक किया जाता है। इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अदर जॉइंट पेन जैसे कि गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कॉलेजन डिसऑर्डर्स है, इन सब में पंचकर्म का कार्मुकत्व तो अच्छा है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, इसके लिए विशेष रूप से पंचकर्म उपयोगी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, साइकोसोमेटिक डिसीजेज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस सिंड्रोम, एंजाइटी, न्यूरोसिस, एजिंग, जीनेटिक, पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, ऐसी बहुत सारी असाध्य व्याधियां हैं जो हम पंचकर्म से ठीक कर सकते हैं। ये बात जो है आप बार-बार उनको समझाएं। स्थान के आधार पर आप बता दें कि ग्रीवा के ऊपर जो रोग होते हैं हम उसके लिए नस्य करते हैं। छाती में और सिरहा प्रदेश में जो कफ दोष होता है उससे हम वमन कराते हैं। गृहिणी में बीच में पेट में यदि कोई दोष है जो कि पित्त होता है वो उसके लिए विरेचन चिकित्सा है और नीचे पक्वाशय के ट्रीटमेंट देने के लिए, वात का ट्रीटमेंट देने के लिए बस्ती है और सार्वदैहिक यदि दोष उत्पन्न हो जाए, रक्तगत हो, पित्त की भी दूषण हो, रक्त मोक्षण करा सकते हैं। तो ये बातें बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी बातें हैं जो कि व्यक्तियों को समझाना चाहिए। इस तरीके से समझाइए कि पूर्व कर्म हमारे 2 हैं, स्नेहन और स्वेदन। इसके पहले पाचन भी किया जाता है। प्रधान कर्म के अंतर्गत वामन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। पश्चात कर्म के रूप में संसर्जन क्रम, क्योंकि शोधन से, वमन विरेचन से अग्नि अपने स्थान से च्युत हो जाती है, तो अग्नि को वृद्धि करने के लिए संसर्जन क्रम किया जाता है। यथा अणु अग्नि विस्तर गोम्यादेह संतुक्षमाणो क्रमेत महान स्तरा सर्प शुद्ध सपयादि। तो अणु रूप में, छोटे रूप में अग्नि उपस्थित है, उसको वृद्धि करना है तो जिस प्रकार तिनके तिनके डाल करके छोटी सी अग्नि को हम प्रज्वलित कर सकते हैं, वैसे ही संसर्जन कर्म के द्वारा हम अग्नि को प्रदीप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप रसायन बाजीकरण का सेवन कराएं या संसमन चिकित्सा का सेवन कराएं, जैसा पेशेंट हो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बातें हैं जो कि पेशेंट को बताएं। अब यहाँ देखिए कुछ कर्म करते हुए यहाँ बताया गया है, पेशेंट को समझाइए। पहले पिक्चर में ये धारा स्वेद कर रहे हैं हाथ के द्वारा। आप ऐसा कॉटन लेकर के यूं ऐसा अंगूठा करिए तो धारा यहाँ निकलेगी और ये धारा पूरे शरीर में की जाती है।
एक व्यक्ति आधा तरफ, दूसरा व्यक्ति आधा, फिर इसके बाद पेट के बल लेंगे, उसके बाद भी ये धारा करते हैं। नस्य के जो लोटे हैं उनका भी प्रयोग हम धारा श्वेत के अंतर्गत कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है और ये ब्रोमो टाइप की चिकित्सा है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में बहुत ही लाभप्रद है। दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं मालिश जिसको अभ्यंग कहते हैं, ये बड़ी श्रेष्ठ चिकित्सा है। अभ्यंग के बारे में मैंने पूरा व्याख्यान एक आपको दिया था। यह नाड़ी श्वेत आप देख रहे हैं। नाड़ी श्वेत विभिन्न औषधियों के माध्यम से, संधिवात है तो दशमूल काढ़े से, हाथ है तो महारासनादि काढ़ा या पंचकोल काढ़े से, स्किन की डिसीजेज है तो नींब पत्र या वनज्येष्ठादि काढ़े के माध्यम से। इस प्रकार से हम नाड़ी श्वेत कर सकते हैं और इस बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। अब आप देखें, नर्स जो पकड़े हुए है, आगे एक यंत्र लगा हुआ है, उससे जो पानी जो चूता है वो उस यंत्र में पड़ जाता है और आगे पेशेंट को तकलीफ नहीं करता है। दूसरी पिक्चर में आप पिंड श्वेत देख रहे हैं, षष्टिक श्वेत। षष्टिक जो 60 दिन में पैदा होने वाला चावल है, साली चावल, उसको मेडिकेटेड क्वाथ, अश्वगंधा, शतावरी और पलामूल इनका काढ़ा बनाते हैं। समान मात्रा में दूध डाल करके उस चावल को पकाते हैं, फिर पुट्टी बनाते हैं और थोड़ा एक काढ़ा और दूध बचा लेते हैं, उसमें फिर भिगो करके मालिश की जाती है। ये षष्टिक श्वेत है। ये मायोपैथी के लिए, मस्कुलर डिसऑर्डर के लिए, पक्षाघात बहुत पुराना हो गया हो, पैराप्लेजिया हो गया हो, ऐसी व्याधियां, दूसरा पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, उनमें ये प्रक्रिया पिंड श्वेत की बहुत ही श्रेष्ठ है। इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और जो प्रधान कर्म है वो है वमन। वमन किन व्याधियों में ज्यादा उपयोगी है, ये व्यक्तियों को बार बार बताएं। क्रॉनिक रेनाइटिस, जो बार बार आपको जुकाम होता है, जिसको दुष्ट प्रतिश्याय कहते हैं, साइनोसाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, दमा का रोग, ग्वाइटर, डायबिटीज यानी मधुमेह, अर्टिकेरिया, शीतपित्त, स्किन डिसऑर्डर्स जैसे सोरियोसिस, एक्जिमा, विटिलिगो, एक्ने, इन सब में वमन की प्रक्रिया बहुत ही उपयोगी है। ओबेसिटी में लेखन के लिए हम लेखन वस्तु देते हैं, उससे उतना अंतर नहीं आता है, लेकिन वमन विरेचन के बाद यदि लेखन वस्तु देंगे तो निश्चित रूप से रोगी को बड़ा लाभ पहुंचता है। यह वमन प्रक्रिया है। विरेचन ये मुख्य प्रधान कर्म है। मेरा ऐसा मानना है कि वमन विरेचन ये दो ही शोधन की प्रधान क्रिया है, क्योंकि इसमें ही आभ्यंतर स्नेहपान, पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म का सेवन कराया जाता है। सम इम्पोर्टेंट इंडिकेशन, हेपेटाइटिस, लिवर से संबंधित कोई भी व्याधि हो उसके लिए विरेचन श्रेष्ठ है। डायबिटीज, स्किन डिसऑर्डर, सोरियोसिस, एक्जिमा, अस्थमा, हेडेक्स। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि पहले वमन करा के विरेचन कराएंगे तो आपको लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। नस्य कर्म, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन। आज देखेंगे तो हर तीसरा चौथा व्यक्ति जुकाम से पीड़ित है, क्योंकि इतनी एलर्जी है और इतने प्रकार के सुगंधित और अनेक प्रकार की चीजें आपको उपलब्ध है और उसकी वजह से एलर्जी कई लोगों को होती है। और धीरे धीरे यही रेनाइटिस, कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, माइग्रेन, हेडेक, हेयर फॉल एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फेशियल पाल्सी और एक्ने, इन सब में इसका प्रयोग बहुत बढ़िया है। तो नस्य कर्म भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। दिवग ऊर्जत्व विकारेषु विशेषा नस्यम मिश्रते आशा ही सुरसोद्वारम तेन तद्व्याभ्यंतान। ग्रीवा के ऊपर जितने भी अंग हैं उनमें कोई भी रोग उत्पत्ति होती है उसके लिए नस्य कर्म श्रेष्ठ है, ऐसा प्रचारित करिए। प्रधान कर्म के अंतर्गत नेक्स्ट है एनिमा अर्थात वस्ती। आप जानते हैं वस्ती, स्नेह वस्ती और अनुवासन वस्ती, दो प्रकार की वस्तियां हैं और बड़ी उपयोगी है। ऑयल एंड डिकॉक्सिक एनिमा, सम इम्पोर्टेंट इंडिकेशन, उसमें आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, बॉविल प्रॉब्लम जैसे आईबीएस,
सियाटिका, नर्वस डिसऑर्डर, मस्कुलर एट्रोफी, लो बैक पेन, पैरालिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इन सब में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। और वस्ती को तो आदि चिकित्सा या सर्वांग चिकित्सा कही गई। शाखा गताः कोश गताश्च रोगाः परमोर्ध सर्वा अवयो अंगजाश्च ये सन्ति तेषां नहि कश्चनो वायोपनम जन्मन हेतु अस्ति विण्मूत पित्तादि मलास्यानां विक्षोभ संघात कर्म से अस्मात् तस्यादि वृद्धस्य समान नान्यत् वस्तिं विना भेषजम् अतिकिंचित् अस्मात् चिकित्सा अर्धम इति ब्रुवन्ति सर्वाः चिकित्सा मोक्ष वस्ति में के। तो वस्ती का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता भी नहीं है। ओपीडी लेवल में वस्ती की प्रक्रिया की जा सकती है। 1 घंटे के लिए पेशेंट को बुलाइए, तो चाहे अनुवासन दे चाहे निरोध दे, 1 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। अनुवासन तो खैर रोकना चाहिए 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, लेकिन ये ओपीडी लेवल में आप करा सकते हैं। ऐसा पेशेंट को आप समझा सकते हैं। रक्त मोक्ष, ब्लड लेटिंग सार्वदैहिक व्याधि है, तो ऐसी अवस्था में आप शराबेर करें या वेनिसेक्शन करके द्वारा ब्लड को आप निकालें। वेनिसेक्शन करते समय लगभग 100 ml तक, 50 से 100 ml तक आप रक्त निकाल सकते हैं। और कोई मृदु स्वभाव के वाले व्यक्ति हो, पैतृक व्याधि हो, लेडीज हो, बच्चे हो, जिनको शराबेर हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में जलऊ का उच्चारण करना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं। और ये स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, हर्पेस के लिए, एक्जिमा, एब्सिस, सियाटिका के लाइन ने प्रिंटेड में भी कहा है अंतराम कंडराम गोल्फम शराबस्ती अग्निकर में हो जाए। पहला चिकित्सा सिद्धांत रक्त मोक्ष ही बताया। फ्रोजन शोल्डर ज्वाइंट आजकल बहुत हो जाता है, जो कंप्यूटर में बैठते हैं उनका फ्रोजन शोल्डर ज्वाइंट जरूरत हो तो उनको एक्सरसाइज कराइए। और इसके अलावा जलों का उच्चारण, इससे भी तत्काल रोगी में आराम होता है। बाद में आप पत्रपिंड श्वेत और जो आप ट्रीटमेंट नाड़ी श्वेत आदि करते हैं वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन इस चिकित्सा से वेदना में तत्काल आराम होता है। वेरिकोज वेन्स, ये बड़ी समस्या है आजकल और इसमें जलों का ही लगानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इसके लार में हिरुडिन नामक तत्व रहता है जो ब्लड को कोगुलेशन को रोकता है, रक्तस्राव होते ही रहता है। इसलिए इसमें जब हम लगाते हैं तो पट्ट बंधन अच्छा तगड़ा करना चाहिए, मुलेठी से, सौराष्ट्री से, स्तंभक द्रव्यों से, इत्यादि गरज से, और पट्टी अच्छा कस के बांधना चाहिए। तो खास तौर से वेरिकोज वेन्स में रक्त मोक्षण आप जलोगा से कराएं, उससे ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। स्नेह, जैसा आप जानते हैं 4 प्रकार के उत्तम स्नेह होते हैं। ऑयल, घृत, वसा और मज्जा। सर्पिष्टैलं वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमामताः येषु चैवमं सर्पे संस्कारास्यानुवर्तनात्। लेकिन प्रैक्टिकली हम ज्यादातर घृत और तैल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर फैट मिल जाए, वसा मिल जाए तो उसका भी प्रयोग बहुत ही लाभप्रद है। एक्सटर्नल पॉलिएशन, जिसको हम बाह्य स्नेह कह सकते हैं, आप देखें तरीका दिखे, मर्दन भी साथ साथ में करते हैं। इससे पेशेंट को बहुत ही अच्छा लगता है और साथ साथ में मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनमें भी लाभ मिलता है। ये शवधारा की प्रक्रिया कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। आजकल बने बनाए पात्र आते हैं, उनको लेकर शवधारा आप कर सकते हैं। शवधारा करने के पहले आंख को थोड़ा बंद कर देना चाहिए, कान में भी रुई डाल देना चाहिए, ताकि किसी कारण से अगर तेल इधर उधर हो तो आंखों में या कानों में न जाए। तो ये शवधारा विधि है, इसके बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। ये अच्छी तर्पण ऑप्टिक डिजनरेशन के लिए, लेक्रिनल ग्लैंड में सुस्तता हो जाए, दृष्टि विकृत हो जाए, ऐसी अवस्थाओं में शिरा तर्पण करना चाहिए। आप देख रहे हैं आंखें खुली हुई हैं, आंखों को ब्लिंक कराना चाहिए और इसका धारण काल 5 से 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक आप धारण काल इसका होता है।
इसमें कई प्रकार के स्नेहों का प्रयोग रोगानुसार हम कर सकते हैं। जैसे मैंने धारा शुरू में बताई थी आपको, परिचल धारा, तो ये जो लोटे हैं इनके द्वारा भी आप धारा कर सकते हैं। ये सर्वांग धारा, परिचल धारा, कई प्रकार के इसके नाम है, लेकिन बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा है। आप जो नीचे देख रहे हैं इसको पिशिंचल कहते हैं, जो 4 व्यक्ति इसको किया जा रहा है। जैसा पहले भी बताया था, कॉटन को तेल में डुबोते हैं और फिर ऐसा अंगूठा करके धारा डालते हैं। ये मैनुअल धारा है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। आजकल मशीन की आ गई, मशीन जो है, मशीन के द्वारा पात्र इधर से उधर चलता रहता है और पूरे शरीर में सर्वांग धारा होती रहती है। नाड़ी स्वेद, ये नाड़ी स्वेद में हमने दुग्ध का इसमें प्रयोग किया है। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ ये ट्यूब लगी है, यहाँ अंदर ड्रॉप गर्म पानी का निकल जाएगा और यहाँ शुद्ध वेपर्स जो है बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से जलने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर होती। ये सर्वांग स्वेद है, पूरे शरीर का जब स्वेदन करना होता है तो इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें शरीर गर्दन को जो यंत्र है उसके बाहर रखना चाहिए। ये षष्टिकशाली स्वेद करते हुए, ये कटिबस्ती, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। जितना अच्छी तरह से करें, कई बार लोग जो है ठीक से नहीं बनाते, घेरा ठीक से नहीं बनाते तो अच्छा नहीं लगता देखने में। अब यहाँ देखिए कितना बढ़िया घेरा बनाया हुआ है। इसका धारण काल कम से कम 45 मिनट तक धारण कराएं। ये हृदयबस्ती, आप चौकोर भी है, गोलाकार भी कर सकते हैं, लेकिन जो चौकोर है दूसरे फिगर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चंदन बलाक्षी तैल, महामास तैल आदि का प्रयोग आप रोगानुसार आप चयन कर सकते हैं। शिरोबस्ती, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बातें आम पब्लिक को पता होना चाहिए। कई बार उनको भ्रम होता है, अरे ये पंचकर्म कोई षटकर्म तो नहीं है, इससे कोई तकलीफ तो नहीं होती। अब इससे क्या तकलीफ होने वाली है? एक्सटर्नल पंचकर्म है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेदर का टोप लगाया हुआ है, यहाँ पट्टी बंधी हुई है, अंदर जो है उड़द दाल के आटे का रंध्र होता है, उनको बंद कर दिया जाता है और कम से कम 2 पर्व तक, यहाँ वर्टेक्स के 2 पर्व तक स्नेह भरा जाता है और ये भी सबसे श्रेष्ठ श्रह तर्पण में आता है। अभ्यंग से पिटवा वस्त्र सेठी यक्षी तर्पण आप देख चुके हैं। वस्त्र यदि रेनिमा है, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए नोजल जो है, यूज एंड थ्रो, नोजल का प्रयोग हम कर सकते हैं, खासतौर से ये स्नेह बस्ती के लिए उपयोगी है। लेकिन आस्थापन बस्ती, निरूप बस्ती तो बस्ती पटक के माध्यम से आप देना चाहिए। ये शिरोधारा, कंटिन्यू फ्लो, नस्यकर्म, ये कटिबस्ती, हृदयबस्ती, पत्रपन्न श्वेत, ये धूम्र श्वेत है, उसका क्या बोलते हैं, दुग्ध का, चेहरे को चमक में लाने के लिए। ये ब्लड लेटिंग आप देखें, जलोकर लग जाने के बाद इस प्रकार ऊंचा उठ जाती है, अब समझिए जलोकर लग गई। और पैरासिटिक मूवमेंट आपको दिखेंगे। ये सब दिखाइए जनता जनार्दन को। इस तरीके से आप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो है धान्याम्ल धारा, कांजी से आप धारा स्वेद करते हैं, बहुत अच्छा उपयोग है, खासतौर से अल्जाइमर्स के लिए, पार्किंसंस के लिए, मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर के लिए ये धान्याम्ल धारा बहुत ही उपयोगी है। काय से, इसको जो सर्वांग धारा हम नाम देते हैं, लेकिन साउथ में इसको काय से कहा जाता है। क्षीर धूम, के नाड़ी स्वेद के माध्यम से क्षीर धूम दिया जाता है चेहरे की चमक लाने के लिए। नस्य कर्म, गोकर्ण यंत्र से नस्य की प्रक्रिया की जाती है। इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, नहीं तो बूंद की जगह धारा पड़ सकती है, क्योंकि आपको 6 बूंद, 8 बूंद या 10 बूंद देना है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, नहीं तो आप ड्रॉपर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यह षष्टिकशाली श्वेत की पोटली कैसे बनाते हैं वो मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ये भी
श्रोवस्ती है, छोटे आकार की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। थाइलोपोचिल साउथ में कहा जाता है। यहाँ पर रासनादी या आमलक्यादी या आमलकी का कल्क ब्रह्मांड में लगाया जाता है और उसके ऊपर एरंड पत्र डाल करके यहाँ ऐसा बांध दिया जाता है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल हम डालते रहते हैं। ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनको ये करना चाहिए। हम इसको पिच धारण भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की साइज के ये दर्पण है। उद्वर्तन पेशेंट में ये वमन की प्रक्रिया, कभी कोरोना खत्म हो जाए और फिर कहीं पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे तब आपको प्रत्यक्षतः सारे कर्म दिखाए। ये देखिए वस्ती पुटक, इसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ कि वस्ती पुटक के माध्यम से ही निरूह और आस्था पर वस्ती देना चाहिए। वस्त्र नेत्र बाजार में उपलब्ध है और ये जो थैलियां हैं वो बाजार में उपलब्ध है। आधा किलो की, 400 ml की, 300 ml की, उनको ले आइए और इस तरीके से बांध करके और फिर दबा करके वस्ती दे सकते हैं। ये वस्ती पुटक के द्वारा वस्ती देने की प्रवृत्ति है। इस तरीके से पंचकर्म के बारे में थोड़ा समराइज कर दीजिए और इनको दिखाएंगे बार बार तो पेशेंट आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपकी बुद्धिमत्ता आपके काउंसलिंग पर डिपेंड है कि पेशेंट आपके साथ कितना सहयोग करता है। पंचकर्म से पूरा शरीर शोधित होता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकाल दिया जाता है और इसकी वजह से जो रोगोत्पत्ति होती है, रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती और हमारा शरीर बलवान होता है, हमारा कम्प्लेक्शन ठीक होता है और दीर्घायु तक हम रह सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं पंचकर्म के। इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा इसलिए ये देना, लेक्चर देना जरूरी था कि आवश्यक प्रचार करने की बहुत ही आवश्यक है। जनता में, जनता जनार्दन में हम आयुर्वेद के लोग जानते हैं लेकिन उनमें भी 70% पंचकर्म का प्रयोग नहीं करते, डर की वजह से। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। डॉक्टर नवीन जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है किसी को? हेलो 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 हेलो।
हेलो। हेलो। सर नमस्कार सर, मैं आ गया हूँ हेलो। सर। अब जी सर, मेरी आवाज आ रही होगी। हेलो। हाँ, मैं आई एम ऑडिबल। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। तो मैं ओके। यहाँ पे कुछ सवाल, मेरे सर का कुछ सवाल आए हैं, मैं यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे आपके सवाल रखता हूँ और कमेंट में आपको दिखाता हूँ। ओम प्रकाश जी चौधरी साहब प्रणाम बोल रहे हैं सर, ये आपको। नमस्कार, नमस्कार। शैलेंद्र ठाकुर जी आपको विश कर रहे हैं, ये शैलेंद्र ठाकुर जी आ गए। ये मनोरंजन साहू साहब, रजनीश शर्मा जी। ये एक सवाल आया है कृष्णा सागर जी का, सर कृपया क्षीर धूम के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिएगा। कुछ नहीं, जैसे नारी सूप में हम पानी डालते हैं, उसकी जगह दुग्ध डाल दीजिए, बस। और ये खास तौर से जो स्किन डिसीज है, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। अनुराग ओ, अहिरवार जी, इसके बाद अनुराग अहिरवार जी, अर्चना वर्मा जी, उसके बाद जो है रजनीश शर्मा जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, नवीन जी को आप मुझे कॉल कर रहे हैं सर। अभी मैं आपका कॉल बाद में उठाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गई ना आवाज अस्मिता निर्वल जी? अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं सर, क्योंकि लेकिन लोग 43 आज लोग हैं। नीलम नीलम चुदासमा जी, व्हाट हैपन? मैं समझा नहीं। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। कुछ नहीं हुआ है, बस मीटिंग चल रही है। आप कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इसमें अपने सवाल पूछिए, हम आपके सवाल भी दिखाएंगे इसमें। जी। कुसुम पांडे चलिए। जी ने कुसुम पांडे जी ने एक सवाल किया है सर। ये सर, एक्जिमा के पेशेंट में अगर वमन अवॉइड करना हो तो क्या विरेचन दिया जा सकता है? आप लघु वमन करा दीजिए गर्म पानी और सेंधा नमक से, और उसके बाद 3 दिन संसर्जन गर्म करने के पश्चात विरेचन दे सकते जी। तो ये आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कुसुम पांडे जी। नीलम चुदासमा जी, अब आप अपने सवाल कर सकते हैं। भारती देश पांडे जी, नमस्ते जी। सर प्लीज एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ किलोइड फॉर किलोइड। हैं। किलोइड्स में एक तो आप विरेचन करा दीजिए पंचतंत्र घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात, और फिर दशांग लेप का लेपन करना है। उसमें 10 ग्राम दशांग लेप, आधा कप पानी और शुद्ध घृत 2 चम्मच, ये मिला करके लेप तैयार करें। अब दिन में 2 बार ये लेप लगाएं। इसके अलावा कैशोर कुकुलू और कांचनाद कुकुलू 2-2 गोली दिन में पानी के साथ दें। ये लगातार 2-3 महीने ट्रीटमेंट है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। ओके। प्रसाद प्रसाद जी पूछते हैं, सेरेब्रल पाल्सी में पंचकर्मा क्या करा सकते हैं? अब अक्सर ये सेरिब्रल पाल्सी बच्चों को ज्यादा होती है, और इसमें जो सिरा तर्पण की प्रक्रियाएं हैं, अभ्यंग है, शिशु धारण है, ये कराइए। नस्य कर्म पंचेंद्रिय वर्धक का 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें। और वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, इसकी दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ देवें। ब्राह्मी अवले का सेवन। ये आवाज क्यों आ जाती है? वापस वापस आ रही है आवाज। नहीं नहीं, कुछ नहीं है सर। अर्चना वर्मा जी पूछती हैं कि मेंसेस से पहले फेस पर दाने हो जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट दें? ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है।
ये जब इनसे चालू हो जाते हैं वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा हो तो पंचनिम्बटी इसका सेवन कराएं 2-2 गोली दिन के बाद, और तगर, हल्दी और चिरौंजी इसका लेप लगाएं। अमित शर्मा जी पूछते हैं सर, लघु विरेचन कैसे करा सकते हैं? इसमें आभ्यंतर स्नान नहीं करना है। आप खाली पेट में आकंठ सैंधव युक्त जल पान करा दें, लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर तक, और उसके बाद अपने आप उल्टी हो जाती है। जब थोड़ा अंगुली लगाएंगे और उसकी वजह से उल्टी हो जाती है। ये लघु बमन है। राजकुमार सोनी जी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट साहब पूछते हैं कि ट्यूनिया क्यूरिरिस का ट्रीटमेंट सर बता देते। डॉक्टर राजकुमार सोनी, टिल्डा नेवरा। सिम्टम क्या क्या है, लक्षण क्या है? आप अपने उसके लक्षणों को थोड़ा सा स्पष्ट करिए। ईचिंग वगैरह इस प्रकार के लक्षण होते हैं। ये जलन होता है, ईचिंग होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। और नंद कुमार जी पूछते हैं, मल जी, नंद कुमार माली जी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पंचकर्मा करा सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसमें प्रमेहग्न वस्ती कराइए। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। चरक सिद्ध स्थान 8, श्लोक नंबर 8, इसको लगाएं और पादाभ्यंग अश्वगंधा वाला तेल से दिन में 2 बार करें। राजकुमार बहुत अच्छा आराम होता है। राजकुमार सोनी जी कह रहे हैं सर, खुजली हो रही है उसमें, जो अभी बताया था उन्होंने इससे पहले। ईचिंग है। खुजली इसमें तो मुख्य लक्षण है, लेकिन जलन हो रहा है क्या, ये कुछ पूछ रहा था। और अगर खुजली है, जलन भी हो रही है, तो सबसे पहले तो विरेचन कराएं। विरेचन कर्म करने के पश्चात फिर दवाइयों का सेवन करें, जैसे पंचनिम्बटी है, आरोग्यवर्धनी है, वो सब जानते हैं आप, इसका उपयोग करें। और इसमें विशेष रूप से गंधक ध्रुति का लाभ बहुत अच्छा है। तो आप गंधक ध्रुति बना ले, नहीं तो बाजार में भी प्राप्त होती है। बलविंदर सिंह, बहुत सारे सवाल आने लग गए हैं। बलविंदर सिंह मलिक जी, सर जी कटी बस्ती में इस्तेमाल किया हुआ तेल दूसरे मरीज पर भी कर सकते हैं क्या? करना नहीं चाहिए, कारण कि इन्फेक्शन हो सकता है कभी कुछ। हालांकि एक्सटर्नल प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो तेल बचेगा ना, वो अभ्यंग में ले आइए उसी पेशेंट को, दूसरे को नहीं करें। गुरुजी डायरेक्ट प्रमेहगन बस्ती दे सकते हैं क्या? डायरेक्ट प्रमेहगन बस्ती दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अमन विरेचन कराए के बिना भी बस्ती का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अमित शर्मा जी कह रहे हैं, सर ने लघु बमन बता दिया, मुझे लघु विरेचन पूछना था सर। अच्छा, लघु विरेचन तो एरण्य तैल, कैस्टर ऑयल 40 ml प्रातः काल खाली पेट में गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ सेवन करा दीजिए, तो दिन में 2-3 बार हो जाएगा। इसमें अभ्यंतर सेवन करने की आवश्यकता नहीं। प्रियंका राजपूत जी ऑस्ट्रिया से हैं, ये ऑस्ट्रिया में है इस समय। सर पूछते हैं कि रक्त बस्ती के बारे में मार्गदर्शन करें। ये है जब रक्तस्राव अधिक मात्रा में हो जाता है या एनीमिक कंडीशन होता है, उसमें पिच्छावस्थी रक्त युक्त देते हैं, और कई बार तो शुद्ध रक्त की तत्काल वस्ती दी जाती है, ऐसा चरक ने उल्लेख किया है। वैसे बदरई है नागबला शेनु शालमल धनगुण अंकुराह क्षीर शुद्धो क्षौद्रता सासा पिछल संगीता। तो इस तरीके से पिछल वस्ती के माध्यम से भी रक्त वस्ती दे सकते हैं, और डायरेक्ट रक्त वस्ती भी हम दे सकते हैं, लेकिन गिरिराज करना पड़ेगा। गिरिराज प्रसाद शर्मा जी प्रणाम बोल रहे हैं आपको सर। नमस्कार। तो आज के लिए मैं सर का इतना 1 घंटे का समय ले लिया। बहुत सारे सवाल नहीं मिलता है, जीएसजी का सवाल आ गया। थैंक यू, फिर मिलते हैं। मैं आज यहीं पे मैं सर के इतनी ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर का चूंकि लगातार 1 घंटा बहुत हो गया, काफी सर ने बता दिया पढ़ाने, और अब आपके ये सवाल कई बार रिपीट हो रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अब अगला लेक्चर कब होगा सर? कितने महीने के बाद? लगता फरवरी में मैं रहूंगा गाँव में, फिर उज्जैन जाना है, और उसके बाद मुझे लगता है मार्च में चालू हो पाएगा। फरवरी भर आप जो है आप लेक्चर को देखिए और पढ़िए और इनको रिवाइज करिए। मार्च से फिर जो है आपको सर के लेक्चर्स प्रारंभ होंगे, और तब तक हम
सर आप से तब तक सर के लेक्चर्स को मैं थोड़ा सा बीच बीच में चला दिया करूंगा, जो पुराने लेक्चर्स हैं आप देखते रहिए उनको। और आप बहुत सारे आप सबको बहुत ही धन्यवाद। सब परिवार के नाते हम लोग रोज मिलते थे, मुझे भी सर अक्सर ही लगेगा। 52 लोग हैं इस समय में, आपको दिख रहा होगा 52 लोग हैं सर। और मेरे मन जो चाहिए आपको, जितने रोग हैं पंचकर्म के बारे में, मैं समझता हूँ कोई ऐसा रोग नहीं बचा होगा जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं। तो सब आपको प्रणाम कर रहे हैं और भगवत अच्छा अच्छा, भगवत कृष्ण की तरह आपके जो शिष्य हैं वो सब गोपियों के रूप में अकेले रह जाएंगे, कह ललित ठाकुर जी। वैद्य हरि प्रजापति, ये सारे लेक्चर डाउनलोड कैसे करें? अरे डाउनलोड मत करिए, देखिए ना इसको, डाउनलोड करेंगे तो फिर आप इसको जो है आप देखिए और शेयर करिए, अपनी अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर लीजिए ना। आप इसके जो भी लेक्चर्स हैं मेरे प्रजापति जी, आप सर इसके लिंक को अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर लीजिए। जितने भी लेक्चर है पुराने आप देखिए 4 बजे के टाइम पे, और उसको आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर लीजिए। वो आपको हमेशा दिखता रहेगा, इसलिए आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इस सारे लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स के आप लिंक पे जाइए, कुछ नहीं करना है, आपने स्क्रॉल करिए, 4 बजे आपको यही लेक्चर दिखेगा, आपको हर दिन देखिएगा 4 बजे। उसको क्या करना है, नीचे जाइए, उसकी लिंक को कॉपी करिए और अपनी प्रोफाइल पर डाल के पेस्ट कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा ये लाइब्रेरी में। तो सर हैप्पी लोग कह रहे हैं, राजनीश शर्मा जी, तुषा तवानी जी भी आपको थैंक यू कह रही हैं। तो आप ये सब पुराने लेक्चर्स रिवाइज करिए, और सर का नंबर है आपके पास, सर की क्लिनिकल पंचकर्म की किताब है जिसके बार बार में मैंने आपको लगातार नंबर्स दिए, विनोद बैरागी की जी के, आप उनसे संपर्क करिए। सर का आपके पास मोबाइल नंबर है, आप सर से संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या आने पर। और फिर हम प्रयास करेंगे कि फिर एक गैप के बाद फिर सर के लेक्चर्स दोबारा से हों। तब तक आप पुराने इतने लेक्चर्स हैं कि आप उनको देखते रहिए, तो आपको नवी निगम जी की रोज 4 बजे याद आएगी, महेंद्र चतुर्वेदी जी। आपने जो आदत लगा दी है सर, अब मुझे थोड़े दिन अब इनको अभी 4 बजे लेक्चर्स दिखाने पड़ेंगे पुराने। आप ही रखिए। ठीक है सर, महेंद्र चतुर्वेदी सर, अवश्य याद आएगी। तो आज के लिए इतना ही सर, प्रणाम सर।